गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। देखिए प्यारे साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा नया टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी ओ, यूपी टेट, सी टेट, आर टेट और सुपर टेट, इससे हमेशा एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए प्यारे साथियों, हिंदी वर्णमाला हमें पता होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला का किसने लिखी सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला? हमारा सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला किसने लिखी? हिंदी वर्णमाला सर्वप्रथम हमारे हिंदी वर्णमाला का प्रयोग जैसुआ कैटलर ने किया था। हिंदी वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग जैसुआ कैटलर ने किया था, जिन्होंने अपनी हिंदी वर्णमाला में आ को जोड़ा था, जिसे धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने तणेपनवाक्षर कहा था। तो साथियों, हमें पता होनी चाहिए हिंदी वर्णमाला का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ध्वनियों का सांकेतिक रूप जो भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो कोई परेशानी नहीं होगी। वर्णमाला की परिभाषा आप समझ गए होंगे। देखिए, वर्णमाला की एक इकाई होती है वर्ण। अब हमें पता होनी चाहिए यह वर्णमाला की सबसे लिखित इकाई मानी जाती है वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण मानी जाती है, और मौखिक इकाई स्वनिम मानी जाती है। हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। स्वनिम हमारी मौखिक इकाई है, जबकि लिखित इकाई वर्ण होती है। समझ गए होंगे। और ये समझिए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है बच्चों वाक्य। इससे छोटी होती है उपवाक्य, इससे छोटी होती है पदबंध, इससे छोटी होती है
पद से छोटी होती है अक्षर, अक्षर से छोटी होती है वर्ण। ये तो हमारी लिखित इकाई होती है। अब ये वर्ण होता है, वर्ण का इसका मतलब होता है इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे अब हम हिंदी लिखते हैं, ये हमारा एक अक्षर है। अब इसे हिंदी को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा न जो है एक वर्ण है, ये हमारा एक वर्ण माना गया है, इसका हम खंडन नहीं कर सकते। तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले। अब वर्णमाला के भाग देखिए साथियों, वर्णमाला को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे तीन भागों में विभाजित किया गया है इसे। सबसे पहले होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है अयोगवाह। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं स्वर के बारे में। अब स्वर को भी साथियों स्वर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है ह्रस्व, पहला होता है। दूसरा होता है दीर्घ, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व को ही हम मूल स्वर कहते हैं, इसे हम कोमल स्वर कहते हैं, इसे ही हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसे ही हम शिथिल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। इसे हम कठोर स्वर भी कहते हैं। इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। देखिए समझ गए आप, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, कोमल स्वर व एक मात्रिक स्वर, शिथिल स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं, कठोर कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं। और दीर्घ लिखित, इनकी संख्या 7 होती है। और इसे भी अब समझते हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में समझते हैं सर। अच्छा, ह्रस्व स्वर के बारे में समझते हैं। ये हमारे होते हैं आ, ई, उ और री। इनकी संख्या 4 मानी गई है। दिख रहा होगा बच्चा, आ, ई, उ, री। अब चलते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो गई है। इन्हें 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। होते हैं समान, 2 पार्टों में डिवाइड। नंबर 2 असमान,
इन्हें सजातीय भी कहा जाता, इन्हें विजातीय, इन्हें सवर्ण, असवर्ण, संयुक्त। ये होते कौन कौन से हैं? देखिए प्यारे साथियों, इसे संयुक्त, समान, सजातीय और सवर्ण। ये होते कौन कौन से हैं? जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा बनता है। दूसरे होते हैं, कितनी संख्या 3 होती है और इनकी संख्या 4 होती है। दो पार्टों में डिवाइड करें। ई प्लस ई मिलके बड़ी होती है, ओ प्लस ओ मिलके बड़ा। अब आते हैं असमान स्वर। ये आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं और आ प्लस ए मिलके ए बनाते हैं। अब आ प्लस ओ मिलके ओ बनाते हैं। अब आ प्लस आ प्लस आ प्लस ओ मिलके बड़ा ओ बनाते हैं। देखिए यह वे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में तीन मात्रा या 3 सेकंड का समय लगता है। इसका प्रयोग हमेशा किसी को पुकारने संबोधन में किया जाता है। संबोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम या ओम आदि। कोई समस्या न होगी, स्वर के भेद समझ गए होंगे आप। चलते हैं आगे। अब आता है साथियों स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हमारे स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं मूल रूप से। अब हमें पता होनी चाहिए इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। देखिए आइए समझते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमारा होता है आ और आ, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ई और ई, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ऊ और ऊ, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ए और ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। ओ का स्थान होता है कंठोष्ठ। और टी का स्थान होता है मूर्धा। तो समझ गए होंगे आप। आ और आ का उच्चारण स्थान कंठीय हो गया। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया। ऊ का स्थान ओष्ठ हो गया। ए का कंठ तालव्य, ओ का कंठोष्ठ और डी का मूर्धा। तो समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम देखते हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम जीवा के आधार पर सीखेंगे स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे साथी,
ये हमारी जीवा है। अब इसका अग्रभाग ये है और ये मध्य भाग। अब इसे हम पश्च भाग बोलते हैं और इसे मध्य भाग बोलते हैं, इसे अग्रभाग बोलते हैं। अब देखते हैं, इसकी एक ट्रिक है, प्रिय, बैठी, री, आगे। इसका मतलब होता है साथियों, प्रिय में ये छोटी की मात्रा ले ली हमने यहाँ से, ए ये छोटा ए, इसमें बड़ा ए और ये बड़ी ई और ये री। ये हमारे शब्द, पांचों शब्द जीवा के अग्रभाग पे आते हैं। छोटा ए, बड़ा ए, छोटी ई, बड़ी ई और री। अब जो हमारे बचे, छोटा आ को छोड़कर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ये 5 इसमें आ गए, तो 5 इसमें आ गए। हमारा एक शब्द बचा आ। अब आ एक ऐसा अकेला शब्द है जो तो ना आ ई ओ ने लिया और ना ही ए ई ओ री ने लिया, यानी कि ये बेचारा अकेला उदास रह गया, तो इसलिए इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। उदासीन स्वर कहलाता है। आ, ये हमारा उदासीन स्वर कहलाता है। तो जीवा के आधार पर समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब हमारे होते हैं व्यंजन। अब साथियों, व्यंजनों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सर्वप्रथम स्पर्शी व्यंजन। सर्वप्रथम होता है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्मीय व्यंजन। तीन पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है। तो हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजनों के बारे में। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और एक होता है पै वर्ग। अब इसमें टा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहला वर्ग, वर्ग का दूसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहला, दूसरा, अब ये हमारा वर्ग बन गया, तो इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। समझ गए होंगे आप, इसमें जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला वर्ग हमारा नासिकीय व्यंजन भी कहलाता है, जिसे अनुनासिक, नासिक भी हिंदी वर्णमाला में इसे अंगा से प्रकट करते हैं। समझ गए होंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं चपरेगा। देखिए, कुछ भी पूछ ले, वर्गीय व्यंजन पूछ ले, नासिकीय व्यंजन पूछ ले, का वर्ग कहाँ से, का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं और इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या 25 होती है। अब हम देखेंगे इनका उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब इनका उच्चारण स्थान के बारे में समझते हैं हम। अब का वर्ग है, हमें पता होनी चाहिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो का वर्ग का कंठीय, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान, इसकी एक ट्रिक होती है KTMDO। के से कंठ, टी से तालु, और एम टे वर्ग किससे होता है, मूर्धा। टे वर्ग किससे होता है, दंत से। ये हमारा दंत से होता है। और पै वर्ग ओष्ठ से। तो समझ गए होंगे। अब हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजनों को देख लेते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। पहले होता है ये, रे, ले, वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और से, इससे और हा। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। देखिए TMDO। अब ये होता है तालु से। ये और सा, रे और सा होता है मूर्धा से। और ये होता है दंत से। और ये हमारा होता है दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ से होता है, वह हमारा दंतोष्ठ से होता है। और है हमारा कंठ है। देखिए, अब कुछ नहीं बचा होगा इससे। कहीं एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, आप आराम से बता सकते हो, क्वेश्चन चपरना नहीं चाहिए। देखते हैं, समझ गए होगे आप। अब चलते हैं आगे। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं साथियों। अब इसे दो भागों में बांटा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसे दो भागों में बांटा गया है। क्या हुआ बोर्ड को? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, पहला होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाह्य। अब आंतरिक स्वर यंत्रियों के माध्यम से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। स्वर यंत्रियों के माध्यम से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। और बाह्य
वायु के द्वारा बोले जाने वाले अक्षर होते हैं। अब साथियों इसमें और इसमें हम अघोष और दूसरा सघोष को रखते हैं, और इसमें अल्पप्राण और महाप्राण को रखते हैं। एग्जामिनर पूछ ले कि प्रयत्न के आधार पर आंतरिक स्वर यंत्रियों द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं कौन से होते हैं, तो साथियों अघोष और सघोष होते हैं, और बाह्य जो वायु के द्वारा बोले जाते हैं वो अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। अब समझते हैं वो अक्षर होते कौन कौन से हैं। देखिए आंतरिक अघोष, सबसे पहले हम देख लेते हैं अघोष के बारे में। अब अघोष जो होते हैं दोस्तों, अब अघोष में देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो वर्ग का, अब हमने आपको पीछे बताया वर्ग जो होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इसका का और खा यानी कि प्रथम और द्वितीय अक्षर, इसका चा छा, और टा वर्ग का टा ठा, और ता वर्ग का ता था, और पा वर्ग का पा और फा। और ऊष्मीय व्यंजनों में से सा, सा और शा, ये हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके बोलने में हमारी स्वर यंत्रियाँ जो होती हैं वो कम कंपन करती हैं, यानी कि स्वर यंत्रियों में कम कंपन होता है, वे हमारे अघोष कहलाते हैं। वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और ऊष्मीय व्यंजनों का सा, सा और सा, तीनों सा, ये हमारे अघोष वर्ण में कहलाते हैं। अब समझते हैं सघोष वर्ण के बारे में। सघोष वर्ण के बारे में समझते हैं साथियों। अब सघोष वर्ण जो होता है, सघोष के बारे, अब हमने समझा था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इसमें जो पहले और दूसरे तो हमारे अघोष में आ गए, यानी कि हमारा का खा तो पूरे लिख लेते हैं, जा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा भा बा भा और मा। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, यानी कि हमारे सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, या, रा, ला, वा और स्वर, या रा ला वा स्वर और ताड़ंजार टा डा, यह हमारे
सघोष वर्णों में आते हैं, यानी कि वर्ग का इन्हें छेक के इन्हें हटा देंगे। ये हमारे गा घाड़ा जा झाना डा ढाण्या दा धाना बा भा मा। और स्वर, सभी स्वर में आ ए ओ ये सभी स्वर। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग के अक्षर और डाढ़ा ये हमारे सघोष में आते हैं। समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, सब डिटेल में बताते चल रहे हैं। अब चलते हैं आंतरिक बाह्य के रूप में। आंतरिक हमने पढ़ लिया, अब दोस्तों बाह्य के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। अब अल्प प्राण देखेंगे, अल्प प्राण यानी कि वायु के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जब हमारे मुख से कम हवा निकलती है यानी कम वायु निकलती है तब अल्प प्राण होते हैं, और अधिक वायु निकलने पर महाप्राण कहलाते हैं। अब देखते हैं हम अल्प प्राण में और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सर्वप्रथम हम अल्प प्राण के बारे में जानेंगे। अल्प प्राण के, अल्प प्राण का आप समझ गए होंगे डेफिनेशन, यानी कि कम वायु निकलने वाले शब्द अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, हमारा वर्ग पूरा लिख लेते हैं पहले। का वर्ग, अल्प प्राण और महाप्राण दोनों समझा देंगे इससे। का वर्ग सही से लिखते हैं। का चा टा ता पा वर्ग। जा झा या टा ठा डा डा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा और मा। ये लिख लिया हमने सभी वर्ग। अब देखिए साथियों, अब एक तरफ डाल देते हैं हम अल्प प्राण। दूसरी तरफ हेडिंग डाल देते हैं महाप्राण। महाप्राण। अब अल्प प्राण में देखते हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं। अब हमारा ये हो गया पहला वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अब अल्प प्राण को हम देखते हैं कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अल्प प्राण यानी कि हम पहला अक्षर लेंगे अल्प प्राण में, दूसरा अक्षर लेंगे महाप्राण में, तीसरा अल्प प्राण में, चौथा महाप्राण में, पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण में आता है और दूसरा, चौथा हमारा महाप्राण में आता है। अब इसके अलावा इसमें या, रा, ला, वा, यारा लावा, या रा लावा, सा सा। अब इसमें ज़्यादा वायु निकल रही है तो इसमें सा 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 और हा। और इसमें सभी स्वर और डा और अंगा। और इसमें
साथियों, सा सा साहा और ला, ये हमारे महाप्राण में आते हैं। देखिए, कॉपी कर लिएगा। का वर्ग में पहला अक्षर और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें में पहला, तीसरा, पाँचवा हमारा अल्पप्राण में आएगा, और दूसरा, चौथा और सा सा साहा और अंगाहा और डा ये हमारे महाप्राण में आएंगे। अब देखिए, चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम इनसे संबंधित जितना हमने आज आपको पढ़ाया उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ये देखिए, भाषा की, इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसकी भाषा की सुधार कर लेते हैं। ये हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो अगर लिखित इकाई पूछता है तो मेरे साथियों, लिखित इकाई पूछता है तो वर्ण होती है, और मौखिक पूछता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो स्वनिम होती है। मौखिक इकाई स्वनिम होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, हमें पता होना चाहिए कि लिखित इकाई, हम किसी भी शब्द को लिखेंगे सबसे पहले वर्ण का प्रयोग करते हैं, तो हमारी लिखित इकाई जो होती है वो हमारी वर्ण होती है। अगर पूछने लगे मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो मौखिक इकाई स्वनिम होती है। समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हिंदी वर्णमाला को सर्वप्रथम किसने लिखा। अब इसमें देखिए, समझना है, हिंदी वर्णमाला, मैंने बोला हिंदी वर्णमाला को सर्वप्रथम किसने लिखा। तो हिंदी वर्णमाला को सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था जॉशुआ कैटलर ने लिखा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाता है कामता प्रसाद गुरु, लेकिन कामता प्रसाद गुरु नहीं देखना है हमें साथियों, कामता प्रसाद गुरु नहीं है, हमें देखना है जॉशुआ कैटलर। देखिए, एग्जामिनर ऐसे नहीं प्रश्न पूछेगा, बहुत हाई लेवल में प्रश्न पूछता है, तो हमें याद रखना है जॉशुआ कैटलर। अब अगला प्रश्न है, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। मैंने साथी आपको बताया था वर्णमाला के 3 भेद होते हैं। सर्वप्रथम स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, तीसरा अयोगवाह होता है। तो वर्णमाला के 3 भेद होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब स्पर्शी व्यंजनों को जाना जाता है। मैंने आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन जो हमारे होते हैं वर्गीय व्यंजन के रूप में कहलाते हैं। अब वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं अनुनासिक व्यंजन हमारे पंचमाक्षर होता है, अंतस्थ हमारे 11 अलावा होते हैं, संघर्षी हमारे सा साहा साहा और हा होते हैं। तो इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन वर्गीय व्यंजनों को कहा जाता है। अब ताड़नजात व्यंजन होते हैं। ताड़नजात का मतलब होता है जो झटके से बोले जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था ताड़नजात। ताड़नजात मैं समझा देता हूँ आपको। ताड़नजात साना नहीं होते हैं, राला नहीं होते हैं, लाड़ा, ये हमारे ताड़नजात होते हैं। इनका प्रयोग जैसे हम सड़क लिखते हैं, सड़क लिखते हैं, तो सड़क, हम सड़क बोलेंगे तो जीभ हमारी एकदम से झटके से वापस आएगी, तो इसलिए इन्हें ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ताड़नजात को ही हम उत्क्षिप्त भी व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं ताड़नजात को। सड़क लिखते हैं, पढ़ाई लिखते हैं, हमारे आदि शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुल कितने अनुगृहीत या नवीन व्यंजन होते हैं। अब अनुगृहीत और नवीन मैंने आपको नहीं बताया। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अनुगृहीत स्वर या अनुगृहीत व्यंजन मैंने स्वर पहले बता दिया था। अब अनुगृहीत जैसे का के नीचे नुक्ता होता है, खा, गा, जा और फा, ये हमारे अनुगृहीत या नवीन व्यंजन होते हैं। अब इसमें पूछ लेता है कि मूल कितने होते हैं। हमेशा याद रखना साथियों, मूल, नवीन स्वर
व्यंजन। मूल नवीन व्यंजन पूछ लेता है तो 2 होते हैं, एक जा और एक फा। अब पूछ लेता है कुल कितने होते हैं, तो कुल हमेशा याद रखना है वो हमारे 5 होते हैं, जो ये होते हैं। अब मूल वर्णों की संख्या होती है। अब मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, मैंने आपको पढ़ाया है अभी। देखिए साथियों, मूल वर्ण जो होते हैं 25 तो हमारे स्पर्शी हो गए, काउंट कर लेते हैं अभी। 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 हमारे संघर्षी हो गए, 4 हमारे ऊष्मीय हो गए, ऊष्मीय 4 हमारे ऊष्मीय हो गए, 11 हमारे स्वर हो गए। अब जोड़ लेते हैं 4 और 4 यानी कि 44। मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, तो समझ गए होंगे आप। अब मौखिक आधार पर स्वर की संख्या होती है, मौखिक आधार पर पूछा है मेरे साथियों। मौखिक आधार पर स्वर की संख्या मौखिक आधार पर स्वर की संख्या 13 होती है। अब पूछ ले लिखित आधार पर, लिखित आधार पर, लिखित आधार पर 11 होती है। मौखिक आधार पर एक पंडित किशोरी लाल हुआ करते थे, किशोरी लाल, जिन्होंने अयोग वहा अंगा अंगा, इन्हें दोनों को ना तो ये स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें मौखिक आधार पर स्वर की गिनती में माना गया, इसलिए इनकी मौखिक आधार पर संख्या 13 होती है। अब द्वितीय प्रकंपित शब्द होता है। द्वितीय प्रकंपित शब्द कौन सा होता है, देखिए मैंने आपको प्रथम प्रकंपित शब्द तो बता दिया है साथियों। प्रथम प्रकंपित शब्द द्वितीय प्रकंपित शब्द होता है। तो द्वितीय प्रकंपित शब्द हमारा है होता है, हमारा द्वितीय प्रकंपित होता है, द्वितीय प्रकंपित होता है। और रे हमारा प्रकंपित होता है, प्रकंपित होता है। और रे को हम लुंठित भी कहते हैं, और ले को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज 25 तारीख है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको। कल आप देखते हैं बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। हमारा हर युवा इतना परेशान है, वो इतना नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं, तो इसलिए कल 25 तारीख में एक ट्रेंड चलाया गया है, मोदी योगी रोज़गार दो। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूँ और इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और कल अभी सभी अपने ट्विटर अकाउंट को खोलें और मोदी योगी को हैशटैग करके कहें मोदी योगी रोज़गार दो, कल 11 बजे। धन्यवाद।